हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं विशाल विक्रम सिंह यहाँ उपस्थित हूँ। बिहार बोर्ड्स आर्ट्स विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 11 का ये टॉपिक, जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 2। और अध्याय 2 में भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कब से कब तक? 1950 से लेकर के 1990 तक। जैसा कि आपने पहली वाली वीडियो देखी होगी दूसरे अध्याय की, जिसमें हमने पंचवर्षीय योजनाओं के 5 ईयर प्लान के हमने कहीं ना कहीं उद्देश्य बताए थे, और उद्देश्यों में हमने 4 प्रमुख उद्देश्य बताए थे। आज उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कहीं दूसरी योजना आगे की तरफ बढ़ी, और उस योजना का नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। आइए हरित क्रांति का ये टॉपिक, जहां पर हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं, 1 बाय 1 समझ रहे हैं कि ये था क्या। तो हम लोग जहां बात कर लें कि हरित क्रांति वाले इस टॉपिक में हमको क्या समझना है, क्या जानना है, तो इसे जरा देखेंगे। तो अगर हरित क्रांति की हम लोग बात करें बच्चों, हरित क्रांति और हरित क्रांति जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, इस वाले टॉपिक में हम लोग कहीं जानेंगे कि अगर नॉर्मन बोरलॉग की बात करें, नॉर्मन बोरलॉग की, नॉर्मन बोरलॉग साहब की अगर बात करें तो ये यूएसए से थे। लोग यूएस भी कहते हैं, हम यूएसए लिखते हैं। और इन्होंने इसके लिए इनको एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार 1970 में। और 1970 में जब इनको पुरस्कार दिया गया इनकी बातों के लिए, तो ये थी क्या? क्योंकि इन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया जिसको हाइब्रिड बीज कहते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं उन्हीं बीजों की वजह से हरित क्रांति ने अपना रूप धारण किया। तो हाई यील्डिंग वैरायटी जो थी, हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी, अधिक उपज देने वाले, अधिक उपज देने वाले बीज थे। और इन बीजों की वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे पास खाद्य आपूर्ति, खाद्यान्न की, उसकी आपूर्ति हो सकी। 1970 के दौर में इनको दे दिया गया नोबेल। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए, तो इसका मतलब है काम इनका बहुत अच्छा था। जाहिर सी बात है, काम अच्छा था। तो नॉर्मन बोरलॉग को कहीं ना कहीं हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना गया। लेकिन एक दूसरा प्रश्न इसमें आता है कि आखिर इसका नाम किसने दिया था इस क्रांति को? तो विलियम गैट या गॉन्ड साहब थे। और विलियम गॉन्ड की बात अगर करें तो इस तरीके से हम लोग ये समझ लेते हैं कि इन्होंने हरित क्रांति शब्द को गढ़ा था या दिया था। और विलियम एट गॉन्ड में ही एस भी लगता है, ठीक है, एस लगा दीजिए वहां पे, बट विलियम गॉन्ड ही आप जाने तो सही है। तो ये शब्द के अगर निर्माता थे, शब्द देने वाले थे, और इसको अभी स्वामीनाथन साहब ही इसको बताएंगे, शब्द देने वाले थे। तो 2-3 बातें तो यहां से क्लियर हो गई, 2-3 बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी कि कहीं ना कहीं अगर नॉर्मन बोरलॉग की बात आए, नोबेल पुरस्कार विजेता, हरित क्रांति के जन्मदाता के रूप में, तो एक तो ये बात हो जाएगी। तो ये हरित क्रांति, आई होप कि थोड़ी बहुत आपको स्पष्ट होती दिखाई दे रही होगी। अब इसमें हमारे यहाँ जब भारत की हम लोग बात करें कि भारत का परिदृश्य, भारत की भूमिका और भारत में ये कैसे पहुंचा, तो इसको अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, भारत में, तो भारत में एस स्वामीनाथन साहब का नाम आता है, एस स्वामीनाथन। और एस स्वामीनाथन को अभी हाल फिलहाल में, ये दिसंबर में एक्सपायर किए 2023 में, 1925 का इनका जन्म है, डीओबी है, लगभग 7 अगस्त में भी है। और इस तरीके से इनका पूरा जो टाइम पीरियड रहा, एक वनस्पति शास्त्री, कृषि वैज्ञानिक, और फिर बाद में ये राजनीति में भी रहे। तो इस तरीके से इनका बहुत लंबा अनुभव रहा, लंबा काम रहा। स्वामीनाथन साहब ने भारत में, इनको फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के रूप में इनको जाना जाता है।
तो एक बात तो ये भी स्पष्ट हुई कि भारत में स्थिति क्या थी। तो अगर हम लोग होलसेल बात करें तो हरित क्रांति वह थी जिसमें इन लोगों का तो योगदान था ही था, जहां उपज देने वाले, अधिक उपज देने वाले बीज थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ था। वो बहुत कुछ क्या था? वह बहुत कुछ ये था कि जहां पर अगर हम हरित क्रांति को स्पष्ट करें शब्दों में, हरित क्रांति को स्पष्ट करें तो हरित क्रांति कहीं ना कहीं इसकी विशेषताओं में शामिल है कि खाद्यान्न आपूर्ति कर रहा था, खाद्यान्न आपूर्ति, और खाद्यान्न आपूर्ति से ही कहीं ना कहीं हमको पोषण भी मिल रहा था। ठीक है भाई, पोषण भी मिल रहा था, पोषण। और अगर खाद्यान्न आपूर्ति और पोषण है तो इसका मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता बढ़ रही थी, जो हमने पढ़ा था किसमें, पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य में। आत्मनिर्भरता आ गई। आत्मनिर्भरता कैसे आ गई? हमने सरप्लस भी उत्पादन किया और सरप्लस उत्पादन करके हमने इसको निर्यात भी किया, इसको हमने निर्यात भी किया। किसको निर्यात किया? किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? तो निर्यात किया हमने गेहूं चावल का, गेहूं चावल का। अच्छा, तो इसका मतलब उत्पादन भी इन्हीं का बढ़ा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। उत्पादन किसका बढ़ा? हरित क्रांति में खाद्यान्न अगर आपूर्ति हुई तो सबसे ज्यादा अगर उत्पादन हुआ, सर्वाधिक अगर बल दिया गया, सर्वाधिक उत्पादन अगर रहा और इसकी किसी चीज के बीज मंगाए गए हाइब्रिड वाले, तो वो थे गेहूं के और चावल के, गेहूं और चावल। तो ये बात ध्यान दीजिए कि हमारा जो सर्वाधिक उत्पादन हुआ हरित क्रांति के दौरान वह था गेहूं और चावल। तो कहीं ना कहीं ये आपको विशेषता दिखाई देती है। इसके कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको ये समझ में आ रही होंगी कि इसके वो वेरिएबल्स कौन से थे। अब इसी के साथ साथ आप अगर ये समझना चाहें तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए क्या किया गया? तो किसानों के लिए ऋण मुहैया कराया गया, ऋण दिया गया। और किसानों को ऋण मुहैया कराते समय उनको खाद, मतलब जो उर्वरक है, बीज, हाइब्रिड बीज और यंत्र, कृषि यंत्र प्रोवाइड किए गए। अगर ये सारी चीजें चल रही थी तो इसी के साथ साथ हमको कुछ चीजें और भी देखना था कि जो किसानों को जागरूक किया गया। जागरूक किस कॉन्टेक्स्ट में किया गया? जागरूक कैसे किया गया भाई? तो जागरूक ऐसे किया गया कि कहीं ना कहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि इनके लिए शिक्षा, कृषि शिक्षा की बात की गई। किसकी बात की गई? कृषि शिक्षा में सुधार। और अगर कृषि शिक्षा में सुधार किया गया तो जाहिर सी बात है ये सुधार कहीं ना कहीं हमको उत्पादन में देखने को मिलेगा। आज सब लोग ये जान गए, किसान ये जान गए किसी मृदा को अधिक उपजाऊ रखने के लिए कितना उसमें डाई, पोटास, यूरिया चाहिए अलग से, कितनी उसमें क्वालिटी है। वो ये भी जानने लगे कि काली मृदा किस लिए काम आएगी, लाल मिट्टी किस लिए काम आएगी और जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी किस काम में आएगी। तो किसानों को अगर ये नॉलेज हुआ और प्लस उनको मौसम का भी ज्ञान होने लगा पढ़ाई से ही, तो मौसम का ज्ञान हुआ। इसी के साथ साथ बहुत सारे कार्यक्रम भी चला दिए गए उनको अवेयर करने के। तो कहीं ना कहीं ये जब क्रांति आई तो क्रांति का मतलब हो गया जिसका एक उद्देश्य हो, आमूलचूल परिवर्तन लाए। तो हमारे हरित क्रांति का जो उद्देश्य था कि हम आत्मनिर्भर बने और हमारे आत्मनिर्भरता खाद्यान्न आपूर्ति के रूप में हो। खाद्यान्न आपूर्ति से कहीं ना कहीं पोषण क्षमता हमारे में आए, पोषण चीजें मिले और इसके साथ साथ व्यापार सरप्लस हो। तो बहुत सारे कार्यक्रमों को, बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर के चलने वाली योजना कहीं ना कहीं बेहतर साबित हुई और हमको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाती हुई दिखाई देती है। आगे बात करते हैं कि ये किस तरीके से, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो देखते हैं हम लोग कि वो चीजें क्या हैं। अगर हम लोग देखें कि क्रांति, तो क्रांति क्या थी, क्रांति से हमारा आशय क्या है आखिर, वो क्रांति जो हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्रांति का आशय है किसी क्षेत्र में आमूलचूल, मौलिक और महान परिवर्तन, परिवर्तन को ही हम लोग क्रांति करें।
क्रांति में ये चित्र बना हुआ है, वास्तिल का पतन, वास्तिल के दुर्ग का पतन आप जानते होंगे, ठीक है, कि फ्रांस वाली जो क्रांति हुई या औद्योगिक क्रांति रही ब्रिटेन वाली, तो उसको कहीं ना कहीं इस रूप में हम लोग जान सकते हैं कि जब औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक क्रांति में सबसे ज्यादा उत्पादन को बढ़ावा मिला। उत्पादन बढ़ावा कैसे मिला? उससे पहले मशीनों का आविष्कार हुआ, वो चाहे कताई की हो, सिलाई की हो, धागा बनाने वाली हो, ठीक है, जेनी की बात हो, ठीक है, कार्टराइट की बात हो, और इस तरीके से धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली गई, जहाज हो, तो इन सभी ने मिलजुल करके औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस वाली क्रांति में जहां 3 स्टेटों की बात थी, नीचे वाला स्टेट जिसमें सब लोग मजदूर वगैरह थे, ये लोग कहीं ना कहीं ऊपर वाले राजा से, लुई 16वां से तंग थे, उनकी स्थिति से तंग थे, उनकी नीतियों से तंग थे। उन्होंने आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, वास्तिल का दुर्ग ढाया और बाद में जाकर के उसको राजा को खुद फांसी दे दी गई, आप जानते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ये क्रांतियां विश्व पटल पर रहीं, विश्व पटल पर लोगों ने अपनी चीजों को, जो उनकी मांगे थी, उनके उद्देश्य थे, उसके लिए की, उसी तरीके से यहां आपको भारत में ये फसल आप बोता हुआ किसान या खाद बोता हुआ किसान यूरिया आपको दिखा रहा है। तो ये थी हमारी कहीं ना कहीं हरित क्रांति, यह भी क्रांति थी। तो ये क्रांति भूख के विरोध में थी, ये क्रांति कहीं ना कहीं पोषण क्षमता जो कम थी उसके विरोध में थी, ये क्रांति कहीं आत्मनिर्भरता जो कम थी उसके विरोध में थी। हम आत्मनिर्भर बने, हमारे में पोषण क्षमता आए, पोषक वाले तत्व वाले हमारे अनाज हो, कहीं ना कहीं हमारी भूख मिटे और भूख की शांति के लिए हम लोग अपने पास अनाज उत्पन्न कर सकें, अमेरिका से आने वाले जो अनाज थे, गेहूं था, उस पर निर्भर न रहे। आइए इसको आगे डिटेल में बात करते हैं, किस तरीके से ये हुआ, ये सब कुछ हुआ तो कैसे हुआ। हरित क्रांति का अर्थ देखते हैं। तो हरित क्रांति जैसा कि अभी हमने सूक्ष्म रूप में समझाया, मीनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये कैसे है? भारतीय कृषि में उत्तम किस्म के बीज, ठीक है, अधिक उपज देने वाले, उर्वरकों का प्रयोग, खाद जिसको कहते हैं फर्टिलाइजर, अधिक उत्पादन की फिर विधियां, और ये विधियों के साथ साथ यंत्रों का प्रयोग, ये सब चीज मिला करके जिसमें इरिगेशन, सिंचाई भी शामिल है, ने बेहतरीन उत्पादन किया। और बेहतरीन जो हमारी पूरी की पूरी ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो पूरा सिस्टम बनाया गया था भारत में, वह कहीं ना कहीं इसके द्वारा फलित होता दिखाई दे रहा था, जमीन पर, धरातल पर अवतरित हुआ, ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया। कौन कौन सी चीजें थी? एक तो सिंचाई थी, अधिक उपज देने वाले बीज थे, कृषि यंत्र थे जो किसान यूज करते थे परंपरागत, उसकी जगह पर नए यंत्र, और कहीं ना कहीं सिंचाई सुविधा के साथ साथ हम उनको नए बीज भी दे रहे थे जो अधिक उपज देने वाले थे, ठीक। तो ये सारी चीजों ने मिल करके आश्चर्यजनक, ठीक है, अप्रत्याशित आश्चर्यजनक वृद्धि की, कहां पर? हरित क्रांति में, उत्पादन में, जिन्हें हरित क्रांति कहा गया, हरित क्रांति की संज्ञा दी। स्पष्ट हुआ क्या है? कृषि में बढ़ती हुई हरियाली, अधिक उत्पादन, उत्पादकता में सुधार, ठीक है, और वर्ष में कई फसलों का बहुफसली कार्यक्रम जो थे उसने कहीं ना कहीं अपना स्वरूप धारण किया हरित क्रांति के फलस्वरूप। तो आई होप कि आपको हरित क्रांति वाला ये जो डेफिनेशन थी समझ में आ रही होगी कि ऐसा कार्यक्रम जिसमें अधिक सिंचाई, अधिक उत्पादन देने वाले बीज और उर्वरक और कृषि यंत्रों के द्वारा हम आत्मनिर्भर बने, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता को ही हरित क्रांति कहा गया, हरित क्रांति का नाम दिया गया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ? हरियाली आई, पोषण क्षमता में सुधार हुआ, जहां हम दूसरे पे डिपेंड थे आत्मनिर्भर हो गए, और इस तरीके से आज हम व्यापार सरप्लस में अधिक उत्पादन का उत्पादकता में भी सुधार हुआ हम लोग दिखाई देते हैं, भारत आत्मनिर्भर बना, जो पंचवर्षीय योजनाओं में दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद कुछ विद्वान आए, उन्होंने अपनी बातें कही, उनकी बातों को देख लेते हैं। इस क्रांति पर, हरित क्रांति पर विचार करते हुए जॉर्ज हैरर क्या कह रहे हैं? कौन है? जॉर्ज हैरर। और हैरर साहब क्या कह रहे हैं कि भारत ही नहीं, थाईलैंड और फिलीपींस में जिस शब्द को यूज किया गया वो हरित क्रांति ही थी। क्या कह रहे हैं ये? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग
पिछले दशक में, इन्होंने कहा पिछले दशक में विभिन्न देशों जिसमें फिलीपींस, थाईलैंड, भारत इत्यादि में खाद्यान्नों के उत्पादन, बार बार यहां शब्द आ रहा है खाद्यान्न उत्पादन, होने वाली आश्चर्यजनक वृद्धि के लिए किया जाता रहा है। तो पिछले दशकों में फिलीपींस, थाईलैंड और भारत में खाद्यान्न उत्पादन के लिए जिस नाम का यूज किया गया, हैरर साहब कह रहे हैं कि वे वही हरित क्रांति थी। आगे बढ़ते हैं। इस क्रांति का मुख्य आधार नए उपज देने वाले बीज थे। ये हाइब्रिड जो है वैरायटी थे, ठीक है। और इसे 3 चरणों में 3 गुना से 4 गुना उपज दे रहे थे। ये जो बीज थे जिसको नॉर्मन बोरलॉग के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा, जिसके लिए उनको नोबेल भी दिया गया, इस रेफरेंस में ये 3 से 4 गुना वृद्धि कर रहे थे उत्पादन में। तो उन बीजों के द्वारा कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ा, सारा श्रेय इनको जाता है, जबकि इनके अगल बगल चलने वाले सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें थी। सिंचाई थी, इरिगेशन था, उर्वरक भी था, कृषि यंत्रों का प्रयोग था, लोगों में जागरूकता थी। कहीं ना कहीं ये सारे कार्यक्रम इसको सफल बनाने में कारगर भूमिका निभा रहे थे। आगे देखते हैं। अब देखिए, आप स्वामीनाथन साहब को देख लीजिए, परिचित हो जाइए इनसे। और इस तरीके से हम लोग ये देख रहे हैं कि 1966 का वो दौर जब भारत में उत्तम किस्म के अधिक उपज देने वाले बीज और रासायनिक उर्वरक, 2 चीजें हैं, खाली उर्वरक नहीं थे और खाली बीज नहीं थे, बीज उर्वरक भारत में भी थे, हर देश में थे, अधिक उपज देने वाले हाइब्रिड बीज और रासायनिक उर्वरक, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बढ़ते हुए प्रयोग ने हरित क्रांति को आधार प्रदान किया और उस तरीके से सफलता दिलाई। एस स्वामीनाथन साहब क्या कह रहे हैं? इनके अनुसार हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ध्यान रखना, सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के डॉक्टर विलियम गैट साहब ने यूज किया था 1968 में। अब ध्यान रखिएगा कि 1968 में यूज हो रहा है, इसका मतलब है इसके पहले ये प्रोग्राम किसी और रूप में था उत्पादन में, लेकिन अगर ये शब्द यूज हुआ तो ये बहुत बेहतरीन शब्द था विलियम गैट द्वारा। अपने यहाँ 1966 में यह कार्यक्रम शुरू होता है भारत में। भारत में जो शुरुआत हुई ये इस तरीके से, अलग अलग बुकों में थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ कि इसमें 1965 से है 68 तक, कहीं 1966 से है। यही वो दौर था 60 का दशक जिसमें हरित क्रांति पहला चरण था, ठीक है। अब देखते हैं कि ये चीजें कहां पर सफल हुई और किस रूप में सफल हुई। उससे पहले प्रोफेसर दांतवाला, ठीक है, प्रोफेसर दांतवाला ने हरित क्रांति के लिए 2 तत्वों को जिम्मेदार माना। वो 2 तत्व कौन कौन से हैं? ये 2 तत्व हैं, 2 वेरिएबल्स, ठीक है, नई तकनीकी, न्यू टेक्नोलॉजी, सही है भाई, और अधिक उपज देने वाले बीज, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक तो नई तकनीकी है और अधिक उपज देने वाले, ठीक है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, क्लियर। तो ये वाली चीजें कहीं ना कहीं इन्होंने कहा, दांतेवाला ने, कि 2 चीजें बहुत ज्यादा जिम्मेदार थी। इस तरीके से हरित क्रांति अपने स्वरूप को धारण करते हुए आगे बढ़ती। कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए गए हैं, इन फैक्टों को फटाफट देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। नॉर्मन बोरलॉग, जिसका भी हमने कहा, नॉर्मन बोरलॉग साहब ने और उनके साथियों ने गेहूं के अधिक उपज देने वाले बीजों का विकास किया। ये ध्यान देना है। सबसे पहले कहां से थे? यूएसए से थे। कब मिला इनको? 1970 में नोबेल मिलता है, ध्यान रखना। कहां से थे? यूएसए से थे। इन्होंने मैक्सिकन और ताइवान में गेहूं उत्पादन पर काफी काम किया और वहां से उत्पादन बढ़ा, ठीक है। मैक्सिको तथा ताइवान से यह तकनीकी 1965 में आई, ठीक है, आ गई भाई। और बाद में फिलीपींस में चावल आ गया, ठीक है। यहां तो गेहूं था और फिलीपींस से आया चावल, उत्तम किस्म के बीज विकसित हुए। वैसे ही बीजों का प्रयोग अब भारत में और दूसरे देशों में भी संभव हो सका। मतलब सीधा था, मतलब साफ था कि मैक्सिको और ताइवान जो था वहां पे गेहूं के बीज थे, न्यू वैरायटी वाले, आप कहते संकर बीज, अधिक उपज देने वाले, और फिलीपींस से चावल था।
और इन सबको जब वहां ये इम्प्लीमेंट हो चुका था, भारत इनको लाएगा और अन्य देशों में ये चीजें जो पहले प्रयोगात्मक रूप में चल रही थी, ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम जिसको कहते हैं, उससे अब भारत में भी पहुंची। इन देशों ने भारत के बीज मंगाया, भारत ने भी बीज मंगाया और भारत की कृषि अनुसंधान परिषद और विश्वविद्यालयों ने इसको विकसित किया और सब तक पहुंचाने की बात की पूरे देश में। और इस तरीके से इन्होंने अनुसंधान के द्वारा उत्तम किस्म के बीज का भी विकास किया। तो भारत का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है, भारत के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, उन्होंने इन बीजों पर, गेहूं और चावल के बीजों पर, जो ताइवान और कहीं ना कहीं मैक्सिको से गेहूं के बीज आए, फिलीपींस से चावल के, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें बिल्कुल याद रखना। इसीलिए फैक्ट और कॉन्सेप्ट, फैक्ट विद कॉन्सेप्ट, सिद्धांत और तथ्य दोनों को हम आपको बताते हुए चल रहे हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो इस तरीके से हमको देख के चलना है। आगे बढ़ते हैं, और यह है कंपटीशन में भी उतना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे यूपीएससी हो और चाहे पीसीएस हो स्टेट का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि इस तरह से विकसित उत्तम किस्म के बीज, अधिक उपज देने वाले बीज, बौने किस्म के ड्वार्फ वैरायटीज ऑफ सीड्स का उपयोग लाभप्रद ढंग से देश में रहा और कहां कहां किया गया। और इसके साथ साथ सिंचाई सुविधा, मैंने कहा था ना, इनके अगल बगल बहुत सारी चीजें चल रही थी, जोतों की चकबंदी भी हो चुकी थी, और इन सब से मिलकर के प्रथम चरण में यह भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के कुछ इलाकों में भी हरित क्रांति आई और उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई। कहां कहां? तो जो उत्तर वाला इलाका था, उत्तर पश्चिम वाला इलाका था, पश्चिमी यूपी से लेकर के हरियाणा, पंजाब से लेकर के राजस्थान वाले इलाके, इन सभी में ठीक ठाक उत्पादन हुआ और पहला चरण इंप्लीमेंट हो चुका था, लागू हो चुका था। इस तरीके से यहीं पर चकबंदी वाली भी बात हो गई थी, यहीं पर कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसके द्वारा इरिगेशन, सिंचाई का भी काम हुआ, और इसी के साथ साथ यहाँ जो बीज आए थे नए वैरायटी वाले गेहूं और चावल के, इन सब ने भी अधिक उत्पादन देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे देखते हैं। अब देखिए, जो एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस प्रकार हरित क्रांति ने देश में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि, अप्रत्याशित वृद्धि की। तीव्र वृद्धि, उत्पादकता में सुधार, खेतों में लहलहाती हरियाली के द्योतक थे। अधिक उपज देने वाले उत्तम किस्म के बीज हो, खाद हो, उत्तम तकनीकी हो, यंत्रों का प्रयोग हो, समुचित सिंचाई हो, इन सभी के कारण भारत में खाद्यान्न आपूर्ति, खाद्यान्न का उत्पादन, आत्मनिर्भरता और कहीं ना कहीं सरप्लस व्यापार संभव हो सका। तो अगर आपसे तोड़ के क्वेश्चन पूछता है, विशेषता बताइए, वह तत्व बताइए जिन्होंने हरित क्रांति को संभव बनाया, तो आप यहां से उसको तोड़ के लिख सकते हैं। किस तरीके से? मैंने अभी स्पष्ट किया कि विशेषताओं में कृषि यंत्र आ गए, उनके लिए उन्नत बीज, खाद, उर्वरक आ गए, यंत्र के साथ साथ उनको पूंजी भी मिली, कहीं ना कहीं इसी के लिए आगे कार्यक्रम बन चुका था चकबंदी वगैरह वाला। तो इन सभी ने मिलकर के कहीं ना कहीं उत्पादन को बढ़ाया। प्रभाव क्या निकला? लहलहाती कृषि, पोषण क्षमता भी सुधरी, उत्पादकता भी सुधरी, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़िया हुआ और आत्मनिर्भरता बढ़ी और व्यापार में हमको सरप्लस हुआ, हम निर्यात करने की कंडीशन में आते। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से अनेक तत्वों ने हरित क्रांति में अपनी जो योगदान था उसको योगदान किया। कैसे किया? आइए वन बाय वन उन तत्वों को समझते हैं कि वो तत्व कौन कौन से थे जिन्होंने यहां पर अपने योगदान को दिखाने का प्रयास किया। सबसे पहले तो हम ये देख लें, चाहे अगर यहां से क्वेश्चन बने कि वो तत्व क्या थे, तत्व ना पूछे वो कारण पूछ ले, वो फैक्टर, यहां कारण का मतलब है फैक्टर, फैक्टर की बात कर लें, ठीक है, तत्व की बात कर लें, वेरिएबल्स की बात कर लें। हरित क्रांति लाने में अनेक तत्वों ने योगदान दिया और वो निम्नलिखित है। अब इसी में जिसको अभी हम लोगों ने काउंट किया था ना विशेषताओं में, अगल बगल चलने वाली भूमिकाओं पे, जो अधिक उपज देने वाले, जो हाई इल्ड
वैरायटी थी सीड्स की, उनके अगल बगल जो कार्यक्रम चल रहे थे वही तत्व थे हरित क्रांति के जो पुशअप कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे। आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से थे। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले इसमें क्या होगा, अधिक उपज देने वाले बीज, दूसरा होगा रासायनिक उर्वरक, तीसरा होगा सबसे ज्यादा सिंचाई, फिर होगा कहीं ना कहीं बहुफसली कार्यक्रम, फिर होगा इसी में शिक्षा जो इनको शिक्षित कर रहे थे। इस तरीके से फिर कृषि का विपणन भी होगा उत्पादों का, और किसानों को कहीं ना कहीं पूंजी की जो अभाव था वह भी पूरा हो रहा था। तो इसके लिए नाबार्ड जैसे बैंकों की स्थापना की गई कि भाई ग्रामीण बैंक हो जो इनको सामुदायिक रूप से इनको सपोर्ट कर सके, गांवों तक जिनकी पहुंच हो और किसानों तक जिनकी पहुंच हो, उनके पूंजी निर्माण में और पूंजी अल्पता जो थी, कमी थी, उसको ये पूरा कर सके। भाई किसान भी तो आदमी है, किसान भी तो पारिवारिक है, किसान ने भी तो अपने बीवी बच्चे और सामाजिक ताना बाना है। सारा पैसा अगर वो कृषि में लगा देता है, अभी उत्पाद से पैसा छूटा नहीं है पूंजी कि दूसरी पूंजी लगाने के लिए खेत तैयार है, कहां से लाएगा? अगर वे सारा खाद्यान्न में उत्पादन करेंगे तो खाद्यान्नों के लिए पहले तो उसका रेट तय हो, कहीं वो भीग न जाए, कहीं वह सड़ न जाए, उसका जो बिचौलिए थे, बिचौलियों का भी, ब्रोकर का भी दमन किया जाए सरकार के द्वारा। ये सरकार के कार्यक्रम थे। कहीं ना कहीं अगर बाढ़ आती है, महामारी आती है और या फिर सूखा पड़ता है, तो ऐसे में क्या होगा, फसल में आग लग जाए तो किसान ही तो बेचारा परेशान होगा। और भारत जैसे देश में अधिक से अधिक लोग किसान में ही, कृषि में ही रोजगार भी प्राप्त कर रहे थे और उसी से अपना आपूर्ति भी कर रहे थे, रोटी वाली। तो इस तरीके से निर्भरता भी ज्यादा थी, दोनों प्रकार से निर्भरता ज्यादा थी कृषि के क्षेत्र में। तो इसलिए यह हरित क्रांति ने लोगों को जीवन प्रदान करने का काम किया। देखते हैं वह तत्व कौन कौन से थे, वन बाय वन चेक करते हैं। अधिक उपज देने वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, सिंचाई सुविधा, आधुनिक यंत्र, बहुफसली कार्यक्रम, उचित मूल्य की गारंटी, साख और अन्य सुविधाएं, कृषि शिक्षा। ये सारी बातें निबंध के रूप में भी यूज हो सकती हैं कंपटीशन की तैयारी में, और आपकी इंटर में भी जब भी निबंध आता है, कृषि पर निबंध, उत्पादकता पर निबंध, तो यहां पर भी आप यूज कर सकते हैं। आपके इकोनॉमिक्स में तो ये टॉपिक रखा ही रखा है, तो बहुत सारे दृष्टिकोण से टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइए, इसका कुछ भी छूटने वाला नहीं, कोई भी कोना किनारा, शॉर्ट टाइप हो, लॉन्ग टाइप हो, वेरी लॉन्ग हो, छूटेगा नहीं, वो चाहे फैक्ट हो। बात कर रहे हैं वन बाय वन, इसको हम लोग चर्चा कर लें। और इस तरीके से उत्तम किस्म के बीज, ये क्या है, यूज ऑफ इंप्रूव्ड क्वालिटी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। और इन सीड्स की अगर हम बात करें, अगर इन सीड्स की बात करें तो वो कैसे होंगे, तो देख लेते हैं। मैक्सिको तथा फिलीपीन से आया हुआ गेहूं, बात समझ गए आप लोग। अच्छा, मैक्सिको से और ताइवान से गेहूं आया था, फिलीपीन से आया था चावल के उत्तम किस्म, अभी आपने पढ़ा। इन बौनी किस्म के पौधों को उत्तम बीजों के प्रयोग से कृषि उपज में वृद्धि हुई। अब कौन कौन सी, अगर मान लो कभी पूछता है, वैसे इस लेवल पे तो नहीं पूछेगा, लेकिन कंपटीशन के लेवल से पूछ सकता है। लरमा, सोनालिका, कल्याण सोना नाम के गेहूं के वैरायटी थे। चावल में भी ताईचुंग, IR8, जया, पद्मा, रत्ना और मसूरी। बहुत सारे लोग चावल खाते होंगे जया और मसूरी का, ठीक है, तो उसका भी नाम यहां पर है। वो तभी की है जब हरित क्रांति आई 1966 में भारत में, ठीक है। संकर, अब मक्का के भी संकर उत्पादन हुआ और इसमें भी महत्वपूर्ण प्रयोग बढ़ा, जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद की। तो वही बीज थे जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी यूपी, मेरठ वाला जो इलाका है, वहां उत्पादन को बढ़ा रहे थे। हरित क्रांति को सफल बनाने में, खाद्यान्न उत्पादकता बढ़ाने में मदद किए ये बीज थे। बहुत सारे वैरायटी थे इसमें। अब दूसरा आता है कहीं ना कहीं रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरकों का तेजी से बढ़ता प्रयोग, ठीक है, रैपिड इंक्रीज इन द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर। और ये फर्टिलाइजर कौन थे? भारत में पहले किसानों द्वारा उर्वरकों का प्रयोग बहुत कम होता था और कंपोस्ट खाद तथा नमक का उपयोग, जो लोग पुराने होंगे ना,
दादाजी लोग, उनसे आप ये समझ सकते हैं, पढ़ने में तो पढ़ ही सकते हैं, उनसे अनुभव ले सकते हैं कि पहले वो उत्पादन कैसे करते थे। कहीं ना कहीं जब ये हरित क्रांति आई तो पुराने ढर्रे की जो खेती थी उसको रोक करके वैज्ञानिक तकनीकी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। वहीं से आई सिंचाई, वहीं से आए यंत्र, वहीं से आए रासायनिक उर्वरक, वहीं से आए कहीं ना कहीं कीटनाशक। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं पुरानी किसी कंपोस्ट खाद, केचुए वाली, नमक का भी उत्पादन उसमें किसानों के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, अब किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का सहारा लिया, बढ़ा दिया, और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग ने कृषि उत्पादन में काफी मदद किया। समझ गए? तो यहां से रासायनिक उर्वरकों का भी बढ़ता प्रयोग हम देख सकते हैं। अब कीटनाशक दवाओं, सभी लोग जानते होंगे, जो लोगों के पास अपने घर में क्यारी होगी, छोटा सा जहां पे हम लोग दैनिक यूज की चीजें सब्जियां उगाते हैं, वहां हम समझ सकते हैं कीटनाशक कितना हानिकारक भी है और कितना लाभदायक भी है। दोनों होते हैं, दोनों है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब हरित क्रांति हुई तो कृषि में कीटनाशक दवाएं किस तरीके से यूजफुल रही। देश में कीटाणुओं के प्रभाव, बीमारियों के कारण फसलें बर्बाद होती थी। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कोरोना के टाइम में जब टिड्डियों का दल आया, कुछ लोग कह रहे थे वो चाइना से आया, कुछ लोग कह रहे थे कहीं से आया है, ठीक है, बाहर देशों द्वारा ये बनाया गया, जो भी हो, तो उसके तहत आप देखिए अरहर में बहुत सारे रोग लग जाते हैं, गन्ने में लाल हो जाता है गन्ना, चने में और गेहूं में भी। ठीक है, ये बहुत प्रकार के रोग हैं। अगर रोगों की हम लोग बात करें तो अलग जाना पड़ेगा। बहरहाल रोगों से निजात पाने के लिए कीटनाशक दवाओं का यूज बढ़ा, उनका उत्पादन बढ़ा, और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हरित क्रांति को सफल बनाने में कीटनाशक दवाओं ने भी अपना योगदान दिया। यह भी वो एक तत्व है, एक फैक्टर है। तो जो बीमारियां थी कीटाणुओं के द्वारा, उससे संरक्षण प्राप्त करने के लिए प्रदान करने कीटनाशक दवाएं आई। पौधे का संरक्षण नहीं होने के कारण बहुत क्षति होती थी। अब किसान फसलों की बीमारियों से बचने के लिए, कीड़ों मकोड़ों से प्रभाव से बचने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना शुरू कर दिया। क्या नाम है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक फैक्ट आपके सामने आ रहा है। बीएचसी पाउडर, बीएचसी पाउडर से लेकर के यूरिया के घोल तक और दूसरी अन्य दवाएं भी आती हैं। इन सभी दवाओं का प्रयोग के कारण अब फसलों की सुरक्षा होती रही और इसी सुरक्षा से अब बेहतर ढंग से उत्पादन सफल हुआ। इसके साथ साथ फसलों की बर्बादी भी और क्षति भी रुक गई। तो इसने भी, रासायनिक घोलों ने, रासायनिक दवाओं ने भी, कीटनाशक दवाओं ने भी बहुत काम किया। 2,4-D का नाम आपने सुना होगा, वह भी कहीं ना कहीं इसी रूप में काम आती है। सिंचाई सुविधा, इंक्रीजिंग इन द इरिगेशन फैसिलिटीज, और इरिगेशन फैसिलिटीज को हम लोग किस रूप में देखते हैं भाई? लगातार सिंचाई सुविधाओं में विस्तार हुआ, बहुत सारे कार्यक्रम, बृहद, मध्यम, लघु सिंचाई कार्यक्रम, नदी जोड़ो कार्यक्रम, ठीक है, नहरों के निर्माण का कार्यक्रम, पोखरा बनाने का कार्यक्रम, ट्यूबवेल का कार्यक्रम हो, अब तो सोलर पैनल लगाने का भी कार्यक्रम है। और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं इरिगेशन बढ़ा। इसी के तहत दामोदर वैली वाला जो सिस्टम था वह भी चला, 49 का टाइम था। और इसके बाद में इंदिरा गांधी नहर, जहां कभी भी उत्पादन नहीं हो रहा था, राजस्थान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, पूरे का पूरा क्षेत्र सिंचित भूमि में हुआ, पानी लाया गया वहां तक। आज राजस्थान के कुछ इलाके को छोड़ करके बाकी में उत्पादन हो रहा है, जबकि वो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इन्हीं सिंचाई सुविधाओं का ही मैटर था, इन्हीं बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई कार्यक्रमों के ही द्वारा सिंचाई सुविधा मुहैया कराई गई। इससे क्या हुआ, आप जानते ही क्या होने वाला है। ठीक है, अधिक मात्रा में अगर बीज आ जाए, उर्वरक का प्रयोग बढ़े, उन्नत किस्म के बीज आ जाए, लेकिन अगर सिंचाई नहीं है तो काम तो बनने वाला नहीं है। इसलिए जल और सिंचाई की जरूरत से कई गुना वृद्धि हुई उत्पादन में। इसने भी हरित क्रांति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए भाई क्या होने वाला है, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। भाई कृषि यंत्र होंगे ही होंगे। कृषि यंत्रों में क्या क्या आया कि पुराने ढर्रे से, बैल से जुताई है, हल थे, हल भी उतने अच्छे नहीं थे, गहरी जुताई वाली स्थिति नहीं थी, टाइम ज्यादा लग रहा था, मानव श्रम भी ज्यादा था, पशु भी थे, मानव भी थे। और इस तरीके से कहीं वैज्ञानिक कृषि
या हरित क्रांति जिसकी हम सरप्लस की बात करते हैं उत्पादन के, सफल होना संभव नहीं था। इसीलिए कृषि में यंत्रीकरण जरूरी था। और कृषि में यंत्रीकरण से, आधुनिक यंत्रों से, आपने भी कई बार सुना होगा, थ्रेसिंग के लिए है, कंबाइन मशीन है, जुताई, मड़ाई, निराई, भोराई, इस सभी के लिए मशीनें बना दी गई हैं। कभी केले की खेती देखिए, कभी फूलों की खेती देखिए, किस तरीके से वो अपने आप से चीजें चलती रहती। आज तो बहुत आगे बढ़ गया भारत। वो 65 का दौर आप याद कीजिए, दादाजी से पूछिए वो कौन सा समय था जब एक ट्रैक्टर आता, लोग उसे देखने आते थे। वो दौर जब एक साइकिल आती थी और लोग देखने आते थे, पूरे कम से कम कई किलोमीटर के लोग। तो वो दौर था जब यंत्र नहीं थे, लोग बैलों से ही जुताई करते थे, ठीक है, हल चलते थे। लेकिन वहां कहीं ना कहीं समय ज्यादा था, मानव श्रम ज्यादा था। आज देखिए कि वैज्ञानिक जो उपकरण थे, उन्होंने वैज्ञानिक कृषि को क्या कर दिया, बढ़ावा दिया। पुराने तरीके से जुताई में उन्नत की जगह पे उन्नत लोहे के हल, पावर टिलर आ गए और कृषि में कम समय लगने लगा जुताई में, और इन्होंने भी उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब देखिए क्या होने वाला है। अब आया बहुफसली कार्यक्रम। बहुफसली कार्यक्रम में आप देख ही रहे हैं पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई, सब लोग नाम बताओ, क्या क्या नाम है इसमें। ये तो भाई हमको लहसुन दिखाई दे रहा है, और यहां पर कहीं ना कहीं ये धनिया लगी हुई है, ये सोया का पेड़ है, ठीक है, ये गोभी लगी हुई, वो भी पत्ते वाली, इधर भी शायद आलू लगा हुआ है। तो ये सभी जितने भी प्रोग्राम थे, ये आलू है, ये गोभी है, ये सोया है, ठीक है, ये लहसुन वाला पेड़ है, इधर धनिया लगी हुई है। तो एक ही क्षेत्र में, एक क्षेत्र कहने का मतलब है खेत से, एक क्षेत्र में बहुत सी फसल, ठीक है, बहुत सी फसल का मतलब है कि वैरायटी, बहुत सी फसल। और बहुत सी फसलों का मतलब क्या हुआ, बहुत प्रकार की, ठीक है, प्रकार की फसलों का उत्पादन, ठीक है, उत्पादन हो, ये बात हो सके। और एक इसके अलावा कि वर्ष में कई फसलें हो, साल भर में वर्ष में कई फसलें हो, ये नहीं केवल 2 ही फसलें हो, कई फसलों की बात की गई, कई फसलों की बात हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बहुफसली कार्यक्रम भी कहीं ना कहीं अपने आप में भूमिका निभा रहे थे, ताकि उर्वर शक्ति कभी भी नष्ट ना होने पाए, ध्यान रखा गया था। हालांकि अभी जब इसके हानियां पड़ेंगे ना, उसमें यह समझ में आएगा क्या हुआ कि नहीं हुआ, सिंचाई हुई तो क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा तो हानि भी होगी। जैसे आप लोग लिखते थे 10th क्लास में, लिखा होगा, आगे भी आएगा निबंध, विज्ञान एक अभिशाप और वरदान। तो उसी तरीके से हर एक योजना के, हर एक कार्यक्रम के अपने पॉजिटिव और निगेटिव पहलू होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं। हरित क्रांति के भी रहे। बहरहाल यहाँ बहुफसली कार्यक्रम है, बहुत सारी फसलें बुआई हो, ताकि उर्वरा शक्ति जो भूमि की है, मृदा की है, भूमि या मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, उर्वरता बनी रहे। उर्वरता जरूरी थी, और उर्वरता जरूरी थी, इसलिए बहुफसली कार्यक्रम ने भी अपना काम निभाया। और बहुफसली कार्यक्रम ने कहीं ना कहीं वैरायटी की चीजें उत्पादन की। 2-3 चीजें इसके साथ थी कि हम केवल उसमें गेहूं में ना रहे, चावल में ना रहे, बहुत सारी चीजें और भी हैं जो पोषण को बढ़ाती हैं, हमारी मांग को पूरा करती हैं। बहुफसली कार्यक्रम इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा था। कृषकों को उचित मूल्य की गारंटी, एमएसपी की अगर हम लोग बात कर लें, एमएसपी की भी बात करें, तो यह भी वही दौर था जब एमएसपी की गारंटी की बात की 1965। और इस तरीके से एमएसपी मतलब कि अगर कोई भी किसान, अगर गवर्नमेंट ने यह डिसाइड कर दिया गेहूं के लिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल की बात कर दी, और अगर प्रति क्विंटल की बात कर दी, तो इससे ऊपर ही कोई भी बंदा 2100 में ही गेहूं खरीद सकता है, 2200 में खरीदे, 2500 में खरीदे, लेकिन इससे कम पर गेहूं नहीं खरीदा जा सकता है, बिक्री नहीं हो सकती है।
इसका मतलब था कि जितना किसान की लागत है उसमें उसको सरप्लस ही मिले, ऐसा न्यूनतम मूल्य तय किया दिया जाए कि उससे नीचे न बिके, किसान को अपने घर से न लगाना पड़े और लाभ भी मिल जाए। तो इस चीज को ही न्यूनतम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, और न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वर्तमान में लगभग 23 फसलें आती हैं, हर बार उसका बदलता रहता है जैसा कि गवर्नमेंट होती है, जिसका उसका प्रोग्राम होता है। ठीक है, लगभग 23 फसलें, और जिसमें रबी की फसल अलग, खरीफ की अलग, उनको भी डिजाइन किया जाता है सूची में, मूल्य सूची में, कि एमएसपी किस फसल को कितनी मिलनी चाहिए। तो इससे भी क्या हुआ, आत्मबल बढ़ा, आत्मविश्वास बढ़ा किसानों में कि हाँ अगर हम खेती करेंगे तो कोई भी फसल हमारी कम रेट पर नहीं बिकेगी। तो इसने भी हरित क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे आज किसानों का आत्मविश्वास बढ़ा। क्लियर। आगे एक बात बचती है, वो है कहीं ना कहीं पूंजी निर्माण, और पूंजी के लिए, साख के लिए आ गए बैंक। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नाबार्ड कहा गया, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंकों की बात आई, और ये है उसका ठीक है लोगो। और इसने कहीं ना कहीं जब ये आया तो ये था दौर 1979 का, ये बिल के रूप में आया, समिति ये बनी और समिति ने इसे पास किया, और ये आगे बढ़ा तो 1989 में ये पास हो गया, और पास होने के बाद बिल जो आया था, फिर इसकी स्थापना हो गई 1882 में, स्थापना हो गई। अच्छा, अब इस स्थापना से क्या काम बना नाबार्ड के, ये हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की। नाबार्ड की अगर हम लोग बात कर लें तो नाबार्ड में अगर हम लोग देखें तो ये कहीं ना कहीं किसानों को ऋण मुहैया, पूंजी आप बता दो या ऋण बता दो, या एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज किया जाता है साख, साख प्रबंधन का काम करने वाली ये संस्था थी। साख प्रबंधन कहने का मतलब उसे खाद, बीज, बैल, जितनी भी सुविधाएं थी, ठीक है, जितनी भी सुविधाएं थी, आवश्यकता जो कृषि उत्पादन में सुधार करे के लिए जरूरी थी किसान के लिए, वो यहां से पूंजी मिल जाती थी। क्लियर है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं पूंजी की भी अनिश्चितता रही, वो भी निश्चित हुई, और किसान यहां से भी आत्मनिर्भर बना, आत्मविश्वास जगा। फिर बात आती है कृषि अनुसंधान और शिक्षा संस्थानों की। आप यहां देख पा रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और विश्वविद्यालयों में अब नए नए केवल गेहूं और चावल के बीज नहीं, अलग अलग वैरायटी, सब्जियों की वैरायटी हो, वो फलों की वैरायटी हो, फूलों की वैरायटी हो, सब पे काम किया गया, और कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ाने पे भी जोर दिया गया, खादों के भी, फर्टिलाइजर भी, कीटनाशक बनाने पर भी, और कृषि शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं सभी के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए। तो बहुत सारे जो है वर्कर्स थे, अलग अलग जो सोसाइटीज थी, उन्होंने भी काम किया। आप देखे होंगे चाहे चैनल, टीवी चैनल, उसमें अलग से किसानों के लिए बातें आती थी, किसानी पे या खेती पे चर्चा। ठीक है, मौसम विज्ञान ने भी अपना जो संगठन है उसने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि भाई अब वर्षा होगी, अब ये चीजें होंगी, आज ओले पड़ेंगे इस साइड में। तो इससे भी कहीं ना कहीं किसान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहा था, उसकी जो ज्ञान नहीं था आज वह पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जागरूक हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरे तत्व थे जिन्होंने हरित क्रांति को, ग्रीन रिवॉल्यूशन को भारत में इंप्लीमेंट करने में, धरातल पर उतारने में और उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या बात करने वाले हैं, अगर आगे हम लोग बात करेंगे तो वो क्या थे, कौन से प्रोग्राम थे, तो ये प्रोग्राम थे कहीं ना कहीं हमारे पास हरित क्रांति से लाभ। और लाभ को अगर देखें, इसका मतलब है कि वो लाभ क्या थे, तो उत्पादन में वृद्धि मिली, भाई उत्पादन में तो सुधार हुआ ही हुआ, अमूलचूल सुधार हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, और उत्पादन में वृद्धि से तो खाद्यान्न आपूर्ति हो गई, खाद्यान्न आपूर्ति हो गई। ठीक, और आपूर्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं हमको व्यापार
प्लस हो गया, ठीक है, मतलब निर्यात बढ़ा, निर्यात भी बढ़ा हमारा। और अगर ये निर्यात बढ़ा तो कहीं ना कहीं उत्पादन से हमको आत्मनिर्भरता मिली, और आत्मनिर्भरता मिली अगर, तो आत्मनिर्भरता से हम लोग क्या हो गए, हमारे पोषण तत्व, जो पोषक था, पोषण तत्वों में भी कहीं ना कहीं प्लस हुए। अब हमारे आत्मनिर्भरता से एक चीज और आई, कोई भूखमरी नहीं रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ये भूखमरी समाप्त हुई, जो पोषण तत्वों में कमी थी ये समाप्त हुई, व्यापार घाटा जो था वो भी समाप्त हुआ, सिर्फ एक क्षेत्र में उत्पादन करने से, परिवर्तन करने से, वो था कृषि क्रांति, हरित क्रांति। फिर बात करें उत्पादन में सुधार, मैंने कहा ही ना कि ये भी लाभ हुआ, उत्पादन सुधरा, रोजगार के अवसर भी वृद्धि हुए, भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसमें, और विश्वास में वृद्धि हुई, क्योंकि अब इनके लिए पूंजी भी थी किसानों के लिए, और पूंजी के साथ साथ, अब पूंजी के साथ इनको सही मूल्य मिल रहे थे, सही मूल्य मिल गया इनको, ठीक है, रेट तय हो गया, एमएसपी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आज बिचौलियों का भी, जो बिचौलिया थे वो भी चले गए, बिचौलियों का अंत हो गया, ठीक है, मार्केट अच्छी हो गई। और साथ साथ इनमें क्या चीजें हुई, विश्वास इसलिए बढ़ा चूंकि मौसम की जानकारी मिल गई इनको, ठीक है, मृदा की जानकारी मिल गई इनको। तो ये जो जानकारियां थी, जागरूकता थी, इसने कहीं ना कहीं सच में लाभ दिया। अच्छा, अब इनसे होने वाली हानि भी देख लें, सिक्के के दो पहलू हमने कहा था, हानि देख लेते हैं। हरित क्रांति की खामियां क्या थी, अच्छा आप देखते हैं ये समस्याएं क्या थी। समस्याओं को हम इस रूप में तो देखेंगे, अभी हम आपको डिटेल करने वाले हैं। डिटेल कैसे, कुछ क्षेत्र एवं फसलों को तक सीमित रहा, क्षेत्रीय असमानता भी रही, वर्गीय असमानता भी रही, बिल्कुल सही है, बेकारी की भी समस्या रही, खर्चीली एवं अधिक रोग युक्त चीजें आई, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई, संस्थागत सुधारों की अनदेखी भी की गई, अन्न की अधिक बर्बादी भी की गई। आज आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्लेट में लोग ले करके, वो बफर सिस्टम कहलाता है, छोड़ देते हैं, कोई उनको फर्क पड़ने वाला नहीं, पैसा तो पेमेंट हो चुका होगा, किसी तीसरे ने किया है, हमको प्लेट में केवल फोटो खिंचवाने से मतलब है। ये भी कहीं ना कहीं जागरूकता का ही अभाव। लेकिन वहां से दूसरी बात है कि वो अनाज, वो दाना, वो जो बना हुआ आइटम है, वो आज भी भारत में भुखमरी, ठीक है, कि कंडीशन खराब है, कभी डेटा उठा करके टाइप करके पूछ लेना, तो शायद हो सकता है मानवता जगे, उन लोगों के प्रति भी आपके अंदर से कुछ निकले, ठीक है, ताकि जो लोग भी प्लेट में भोजन बर्बाद करते हैं वह स्थिति ना रहे। 1965 का वो दौर देखिए जब भुखमरी से लोग उससे पहले मर जाया करते थे। तो आज कहीं सरप्लस उत्पादन हुआ, किसी भी कारण से हुआ, हरित क्रांति से हुआ, किसानों की मेहनत से हुआ, गवर्नमेंट के कुछ प्लानों से हुआ, हमारी अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ी, आत्मविश्वास ने, मेहनत ने काम किया, लेकिन हमारी भी कुछ जागरूकता है, हमारे भी कुछ कर्तव्य है कि हम प्लेट में लेकर के उस अनाज का कहीं ना कहीं अनदेखी ना करें, और उन लोगों की अनदेखी ना करें जो इसके लिए वास्तविक रूप में जरूरतमंद है। आई होप कि हम ये जो मैसेज था ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्योंकि हम ही तो नौनिहाल है, हम ही तो भारत को आगे बढ़ाने वाले हैं एक नागरिक के रूप में, तो यहां पर भी वही सारी चीजें थी। आखिर ये कैसे थी, एक और भी डायग्राम में हम इसको समझ सकते हैं, और वो डायग्राम आप थोड़ा सा हट करके मैं बनाने वाला हूं। अब देखिए इसके जो प्रभाव थे, तो पॉजिटिव प्रभाव तो आपने देख लिए, अब प्रभावों को हम इस रूप में भी देखेंगे कि ये रूप कौन कौन से थे। ये प्रभाव इस रूप में भी देखे जा सकते हैं। एक तो प्रभाव था जिसमें सामाजिक था, यहीं से निकालेंगे, और आर्थिक था, समाज आर्थिक प्रभाव, और एक प्रभाव था पर्यावरणीय प्रभाव थे। और पर्यावरणीय और आर्थिक प्रभावों को ही यहीं से, जो प्रभाव अभी हम लोग देख रहे थे, लाभ वाले तो हो गए, यहां से निकाल के देखें थोड़ा निगेटिव टाइप में, जहां पे हम लोगों को दो प्रभाव देखने थे, तो ये जो प्रभाव है ये हमारा क्या है, हानि वाला है, नकारात्मक है, नकारात्मक प्रभाव, ठीक, और वो सकारात्मक हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए नकारात्मक प्रभावों में कहीं ना कहीं हमको दो चीजें देखने को मिल रही है।
वह कौन कौन सी इस रूप में, जहां हम लोग कह रहे हैं क्षेत्रीय असमानता बढ़ी, क्षेत्रीय। अब क्या हुआ कि जहां पर ये सफल रही वहां पर तो भाई लोग अच्छे हो गए, वहां पर तो लोग अमीर हो गए। जैसे पंजाब वाला इलाका, पंजाब हो गया, आज वहां देखो पर हेक्टेयर उत्पादन अच्छा है। हरियाणा देखो कहीं किसी से छुपा नहीं है, हरियाणा वाला इलाका भी देख सकते हैं आप। और हरियाणा के साथ साथ आप यह भी देख सकते हैं पश्चिमी यूपी वाला इलाका। तो ये वाले जो क्षेत्र थे वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असमानता को ये योजना या ये क्रांति जन्म दे रही थी कि जहां पर ये इंप्लीमेंट हुआ सारी चीजें अवेलेबल थी, अच्छे माहौल थे, वो क्षेत्र आगे निकलते हुए चले गए उत्पादन में, और उत्पादन से रोजगार, रोजगार से व्यापार, बहुत सारी चीजें अटैच थी। तो क्षेत्रीय असमानता ने भी जन्म लिया, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्षेत्रीय असमानता के साथ अंतःवर्गीय असमानता में भी वृद्धि हुई। अंतःवर्गीय वर्गों में भी असमानता, वर्ग कहा है, जाति नहीं कहा है, क्लास, क्लास डिवीजन। कहीं ना कहीं अब जो किसान वर्ग था वह भी अपने आप को अनुशासित या पोषित मान रहा था, कि कह रहा था कि हम सक्षम हैं, ठीक है। तो ये क्लास वाला भी विभाजन हमको इसमें देखने को मिलता है, वर्गीय विभाजन या अंतःवर्गीय, अंतःवर्गीय कहीं ना कहीं क्या था, अंतर्वर्गीय। ये अंतर शब्द याद कीजिए, अंता मतलब दो, अंतर मतलब आपस में, अंतर्वर्गीय। और अंतर्वर्गीय के साथ साथ भेदभाव आया, ये बात भी आ गई भाई। इनका एक अपना, आपने देखा होगा कि किसानों का अपनी एक लॉबी बनती है, और जहां पे अच्छा हुआ वो सब एक साथ हो गए, बाकी क्या दक्षिण के या पूरब के लोग बेकार थे, ऐसा नहीं था, ठीक है। कहीं ना कहीं जहां पर अधिक नदियां हैं तो अधिक कटाव हुआ, तो वहां पे कितना भी कार्यक्रम लगा दीजिए सब बह गया बाढ़ों ने, ठीक है। तो हमारे भारत में जो विविधीकरण है ये भी ध्यान देना है, वो भी प्राकृतिक दृष्टिकोण से। चलिए, इस तरीके से अंतःवर्गीय भेदभाव भी हुआ। अब इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जन्म लेने वाली थी, वे थी कहीं ना कहीं, अब इन्हीं सामाजिक आर्थिक वाले में एक तो आया अधिक जल, अधिक जल सिंचाई व्यवस्था की गई ना, अधिक जलापूर्ति। और अधिक जलापूर्ति ने क्या कर दिया, बहुत हिसाब से समझिएगा, बहुत हिसाब से समझा रहे हैं आपको। अधिक जलापूर्ति ने कहीं रोग, रोगों को जन्म दिया, मलेरिया जैसे रोगों को जन्म दिया, और रोगों के जन्म से मलेरिया जैसे रोग आए। तो यह कहीं ना ये सामाजिक एस्पेक्ट में हम देख सकते हैं, और यह भी आ गया। देखो ये लिखा था खर्चीली और रोगयुक्त। अब इसके बाद में भी इससे रोग आए। अब इसके बाद पानी की समस्या आ गई, चूंकि हमारी जो स्थिति थी कि बार बार हम पानी की बात कर रहे थे, अब जल जो था वह समस्या आ रही थी हर जगह, क्योंकि अधिक अधिक हमने क्या किया था, अधिक सिंचाई पर जोर दिया। तो यह भी कहीं ना कहीं अधिक सिंचाई से, या जो अंडरग्राउंड वाटर था, भौम जल था, उसका स्तर, जल का स्तर नीचे चला गया। तो ट्यूबवेल में तो पानी नहीं आया, नलों भी सूखते चले गए। तो ये वाली समस्याएं भी क्षेत्रीय असमानता, अंतर्वर्गीय भेदभाव, जल की समस्या, पेयजल और अधिक जलापूर्ति से रोग, ये कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक में आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब पर्यावरणीय में आ जाओ। पर्यावरणीय में क्या चीजें आई, जरा देख लेते हैं पर्यावरणीय में क्या आई। पर्यावरणीय समस्याओं में क्या चीजें आई। अब पर्यावरणीय जो प्रभाव थे, और वो भी प्रभाव कौन कौन से, तो निगेटिव प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव निगेटिव वाले में क्या क्या आया, तो पर्यावरणीय प्रभाव में सबसे पहले तो हम ये जान लें कि कहीं ना कहीं अगर भाई फर्टिलाइजर यूज हुआ, तो फर्टिलाइजर की यूज होने से अधिक अधिक रासायनिक उर्वरक, अगर अधिक रासायनिक उर्वरक, अधिक रासायनिक उर्वरक अगर यूज हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो भाई दिक्कत आने वाली थी खाद्य जाल में, खाद्य श्रृंखला में, खाद्य
श्रृंखला में, और ये खाद्य श्रृंखला आज हो गई प्रभावित। ठीक, तो खाद्य श्रृंखला में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला आई होप आप जानते होंगे, ज्योग्राफी का भी टॉपिक है। ठीक है, जहाँ एक बंदा नीचे टिड्डा है, ठीक है, और उसके ऊपर फिर मेढक है, या फिर उसके ऊपर सांप है, और सांप के ऊपर कुछ और खाने वाले लोग हैं, ठीक है, मयूर है, और इसके बाद में पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला है। तो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला हो गई। मनुष्यों में भी ये फर्टिलाइजर धीरे कीटनाशक पहुंचने लगे फसलों के माध्यम से। तो एक तो ये आ गया कि बीच में कोई भी डैमेज हुआ, कोई भी जानवर डैमेज हुआ तो खाद्य श्रृंखला प्रभावित हुई, बिल्कुल हुई। ठीक है, जब इस पर लोगों ने, स्टार्टिंग में तो डेटा छिपा रहा, लेकिन धीरे धीरे जैसे एजुकेशन बढ़ता गया, विषयों का अपना दायरा बढ़ता गया, अनुसंधान बढ़ता गया, ये समझ में आया 20-30 सालों में कि आखिर हरित क्रांति के निगेटिव इंपैक्ट क्या क्या पड़े, चाहे वो सामाजिक आर्थिक हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर ये रासायनिक खादों ने भी काम किया तो इसके साथ साथ हम लोग बात करें कि अब देखो हमने वन को काटा, वन कटाव, और वन कटाव ने कहीं ना कहीं जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे, जानवर थे, ठीक है, आप जानवर की जगह पे ये शब्द भी अच्छा यूज कर सकते हैं कि जो हमारी बायोडायवर्सिटी थी, ठीक है, जैव विविधता थी, वह भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई, जैव विविधता प्रभावित हुई। अगर जैव विविधता प्रभावित हो रही है तो कहीं ना कहीं हम लोग यह भी देख सकते हैं, यह भी देख सकते हैं कि अब क्या होने वाला था, एक और पॉइंट, ये अब और क्या होने वाला था, वह था हमारे सामने प्रदूषण, वह हमारे सामने था प्रदूषण के रूप में। प्रदूषण बढ़ा, और प्रदूषण किस रूप में बढ़ा तो जरा देख लेते हैं। अधिक उर्वरक होगी तो उर्वरता नष्ट हो जाएगी, मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण हुई, और इसके साथ अगर बहते हुए जल में आया वही खाद, वही उर्वरक, तो कहीं जल प्रदूषण हो गया, तो उर्वरता तो कम हुई, जल भी प्रदूषित हो गया, अंडरग्राउंड वाटर पहले से ही कम था। तो ये सारी चीजों ने कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ा, वन के कटने से भी कहीं ना कहीं रासायनिक खादों और उर्वरकों के प्रभाव से खाद्य जाल नष्ट हुआ, जैव विविधता प्रभावित हुई, और प्रदूषण बढ़ा, जल वाला भी और मृदा वाला भी। तो ये बातें आपको कहीं ना कहीं पूरी बात समझ में आई होगी, किस तरीके से हानियों का क्रम जारी रहा और हानियां हुई। अब एक अंतिम पॉइंट है 2 मिनट का, जहां आप ये देख सकें कि ये पूरा का पूरा चैप्टर अपने में क्या लेकर के रहा। तो अभ्यास प्रश्न वाला जरा देखिएगा, हरित क्रांति से तात्पर्य क्या है, हरित क्रांति के प्रभावों की चर्चा कीजिए, जो प्रभाव अभी हमने बताए, हरित क्रांति की खामियां और समस्याएं। जब आप प्रभाव लिखने लगिएगा माय डियर, तो वहां पर आपको पॉजिटिव वाला भी दिखाना है जो लाभ हुए, और नकारात्मक में भी आप चाहिएगा तो एक साथ लिख दीजिएगा जो मैंने बात बताई, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप कीजिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को आप अलग से डिजाइन कर सकते हैं। 2-2 लाइन में अगर आप निपटाएंगे तो निपट जाएगा, इतना बड़ा आपको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो प्रभाव उधर टूट गया एक क्वेश्चन, और अगर आपसे तात्पर्य पूछता है तो नॉर्मन बोरलॉग से लेकर के विलियम गॉन्ड से लेकर के और एस स्वामीनाथन तक चले आइएगा, और बताइएगा कि ये मैक्सिकन गेहूं का और ताइवान से जो आया गेहूं, फिर फिलीपींस से आया चावल, और वैरायटी वाली फसलों ने जिसको जन्म दिया वह था हरित क्रांति। और इसी प्रकार से यहाँ पे नकारात्मक प्रभाव को अलग से पूछा गया है, आप बता सकते हैं। आई होप ये पूरी कक्षा, ये पूरी क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास 11th का ये दूसरे अध्याय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था हरित क्रांति। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिएगा ताकि आगे हमको भी एम्पावरमेंट मिले, हम भी लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।